नमस्कार। आज के वीडियो में मैं कुरुक्षेत्र के काव्य रूप पर आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की एक ऐसी रचना है जिसमें दिनकर ने युद्ध की विभीषिका के संबंध में अपने विचारों को हमारे सामने रखा है। कुरुक्षेत्र को दिनकर की एक प्रौढ़ कृति के रूप में जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की यह कृति एक विचार प्रधान कृति के रूप में हमारे सामने आती है। हालांकि जब हम कुरुक्षेत्र को पढ़ते हैं तो कहीं भी हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि वैचारिकता के कारण इसमें कहीं जटिलता या नीरसता दिखाई पड़ी हो। काव्य सुलभ सुंदर तत्वों के संतुलन के कारण इस रचना का काव्य सौंदर्य भी बहुत प्रभावी हो गया है। किसी भी काव्य कृति की जब हम आलोचना करते हैं या यूं कहें कि मूल्यांकन करते हैं तो उसमें हम काव्य रूप को महत्वपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कुरुक्षेत्र कृति के काव्य रूप की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसके काव्य रूप के संबंध में बहुत से विद्वानों के कई सारे मत प्रचलित हैं। डॉक्टर नगेंद्र इसे चिंतन प्रधान लंबी कविता के रूप में देखते हैं। वे इसे एक लंबी कविता मानते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे एकार्थ काव्य मानते हैं, जो कि प्रबंध काव्य का ही एक भेद है। कुछ विद्वानों ने इसे खंड काव्य माना है। ऐसे विद्वानों में प्रतिपाल सिंह मुख्य रूप से कहे जा सकते हैं। डॉक्टर गोविंद राम शर्मा, जो कि इसे एक तथाकथित महाकाव्य कहते हैं, उनकी राय सबसे बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस रचना को उन्नत महाकाव्य के रूप में देखते हैं। ऐसे विद्वानों में डॉक्टर सत्यकाम वर्मा प्रमुख विद्वान हैं। इसके साथ साथ ही इन सभी मतों के विपरीत कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो इसे महाकाव्य तो क्या प्रबंध काव्य भी मानने को तैयार नहीं। और ऐसे विद्वानों में डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का नाम उल्लेखनीय है। इस प्रकार अलग अलग मत रखने वाले अलग अलग विद्वान हैं जो कि अपने अपने मतानुसार कुरुक्षेत्र को प्रबंध काव्य मानते भी हैं और नहीं भी मानते। इस प्रकार से हम अगर कुरुक्षेत्र की समीक्षा करना चाहें काव्य रूप के आधार पर तो विभिन्न तथ्य हमारा आधार बनते हैं। खंड काव्य, महाकाव्य, एकार्थ काव्य, ये सब प्रबंध काव्य के भेद हैं। प्रबंध काव्य की जब बात करते हैं तो उसमें 3 चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। पहली बात कि कोई लोक प्रसिद्ध कथा होनी चाहिए। दूसरी बात कि उसमें पात्रों का उचित समायोजन होना चाहिए। कोई एक नायक या महानायक होना चाहिए। और तीसरी बात कि उसमें मार्मिक स्थलों की पहचान, पात्रों का क्रमिक विकास और विविध वर्णनों का यथोचित विनिवेश, नाटकीयता, संबद्धता, युक्ति संगतता और क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। ये 3 चीजें जब होती हैं तो इन कसौटियों पर कोई रचना खरी उतरती है तो वह महाकाव्य सिद्ध होती है।
अब यदि हम इन तथ्यों के आधार पर कुरुक्षेत्र की ओर चलें, कुरुक्षेत्र काव्य रचना की बात करें, तो हम पाते हैं कि कुरुक्षेत्र में कोई क्रमबद्ध या सुसंगत कथा वस्तु नहीं मिलती। भीष्म और युधिष्ठिर दो पौराणिक पात्रों की संयोजना करके जिस महाभारत की कथा का सहारा इसमें लिया गया है, वह कथा भी हमें यहाँ क्रमबद्ध रूप में दिखाई नहीं पड़ती। युधिष्ठिर का लगातार पश्चाताप करना, भीष्म के लंबे लंबे संवाद, लंबे लंबे उपदेश और कवि का प्रक्षेपक, इस क्रमबद्धता में बाधा बनता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए हम यदि क्रमबद्धता की बात करें या सुसंगतता की बात करें, तो इस दृष्टि से कुरुक्षेत्र थोड़ा कम ठहरता है। इसके साथ ही साथ कुरुक्षेत्र में मार्मिक स्थलों का भी अभाव है। और जहां तक पात्र योजना की बात करें या पात्रों के क्रमबद्धता की बात करें, तो इसमें पात्रों का भी अभाव है। हाँ, यह अवश्य रूप में हमारे सामने आता है कि सूच्य के रूप में अनेक स्थल हैं और अनेक पात्र हैं जिनकी सृष्टि दिनकर जी ने इसमें की है। और प्रत्यक्षतः यदि देखें तो केवल युधिष्ठिर और भीष्म, केवल दो पात्र हमें यहाँ दिखाई देते हैं। और क्रमिक विकास की दृष्टि से देखें तो इन दोनों ही पात्रों का क्रमिक विकास भी हमें दिनकर के कुरुक्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि विभिन्न वर्णनों का सन्निवेश और नाटकीयता, इन दोनों चीजों को हम एक हद तक इसमें देख सकते हैं। लेकिन अगर युक्ति संगतता और क्रमबद्धता की बात करें तो विविध वर्णनों के समायोजन में और नाटकीयता में, इन दोनों में भी युक्ति संगतता और क्रमबद्धता दिखाई नहीं पड़ती। कुल मिलाकर यदि हम ये कहें कि प्रबंध काव्य की जो भी कसौटियां हैं, उनके आधार पर यदि हम देखें तो कुरुक्षेत्र हमें कोई सकारात्मक रूप लिए हुए दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इसे कहें कि प्रबंध न होते हुए भी इस काव्य ग्रंथ में प्रबंध का आभास है, तो यह बात युक्ति संगत प्रतीत होती है। या यह भी कहा जा सकता है कि चिंतन प्रधान लंबी कविता के रूप में हम कुरुक्षेत्र को देख सकते हैं। तो इस प्रकार समग्र दृष्टि से यदि हम देखें तो कुरुक्षेत्र का काव्य रूप एक लंबी कविता के रूप में हमारे सामने आता है। यदि महाकाव्य की दृष्टि से देखें या प्रबंध काव्य की दृष्टि से देखें तो जो आधार या जो कसौटियां प्रबंध काव्य या महाकाव्य की होती हैं, उनका नितांत अभाव हमें कुरुक्षेत्र में मिलता है। इसलिए कुरुक्षेत्र को एक लंबी कविता कहा जाना समीचीन है। धन्यवाद।